हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और जिस क्रम में हम सीरीज को लेकर चल रहे हैं साइंस के क्वेश्चन को, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की ओर, जो कि कल पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर मस्तिष्क का, जिसमें तंत्र का तंत्र और मस्तिष्क लिखा है, उसका पहला पार्ट देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 2 से 3 पार्ट में पूरा मस्तिष्क आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे भी वीडियो 7 से 8:30 पौने 9 के बीच में अपलोड होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि हाँ, मुझे यूट्यूब से इस टाइम स्टडी करनी है, और आप बढ़िया से बाकायदे नोट्स बनाते हुए अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये आप बुक में पढ़ने के बाद आप ये समझते चलिए कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, हम आज चालू करेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? पश्च मस्तिष्क के बारे में। कल हम पहला पार्ट पढ़ा चुके थे, जो आगे का भाग होता है अगर मस्तिष्क के बारे में। आज हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इसमें आज का जो हेडिंग है, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन जिसे बोला जाता है, यह मस्तिष्क का भाग होता है। उसके बाद इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है अनुमस्तिष्क, दूसरा हो जाता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, तीसरा हो जाता है पोन्स। तो ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने के लिए बता देना। अगर मान लो बाई फॉल्ट आ भी जाता है तो आपको दिक्कत न हो क्वेश्चन को करने में, और ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमस्तिष्क के बारे में, इसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। अगर आपको राइटिंग न समझ में आ रही है तो आप हमारी आवाज पर फोकस करिए। हम पूरा एक एक वर्ड पढ़ के आपको बता रहे हैं, तो अगर आपको राइटिंग कहीं भी दिक्कत होती है देखने में, समझने में, तो आप आवाज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यह शरीर के मुद्रा एवं संतुलन का नियंत्रण करता है। यानी जो हमारी बॉडी होती है उसका जो बैलेंस बना के रखता है, कौन करता है? सेरिबेलम। उसका दूसरा है, यह बोलने का तरीका और शराब के सेवन से प्रभावित होता है। मतलब कि बोलने के तरीके को हमें क्या बोलना चाहिए, हमें कब बोलना चाहिए, या फिर कभी भी हकबका जाते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं मस्तिष्क के किस पार्ट में होती हैं? तो ये सारी प्रक्रियाएं अनुमस्तिष्क में होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है बोलने का तरीका, या फिर बोलने के तरीके को नियंत्रित या फिर नियंत्रण करना किसका काम होता है? सेरिबेलम का। तो यहाँ से अगर आप बोल रहे हैं किसी को कुछ भी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी को आप बोलते समय हकला जा रहे हैं, या फिर आपके वर्ड फंस रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी समस्या हो जाती है? आपका अनुमस्तिष्क थोड़ा डैमेज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शराब के सेवन से प्रभावित होता है। यानी आप जितना ज्यादा अल्कोहलीय पदार्थ लेंगे उतना ही ज्यादा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम आपका खराब होगा। जैसे हम ये समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है। शराबी क्या करता है कि शराब पीता है तो कभी आप देखोगे इस नाली में पड़ा है, कभी उस नाली में पड़ा है, या फिर बीच रोड में सोता हुआ, उसको ना किसी का डर ना किसी का भय। या फिर हम शॉर्ट वीडियो में देखते हैं कभी एक शराबी हाथ में सांप पकड़ लेता है, तो क्योंकि उसको यही नहीं पता रहता कि हम क्या पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके मस्तिष्क में जो हम अल्कोहलीय पदार्थ अर्थात हम शराब का सेवन करते हैं, वो हमें प्रभावित कर देता है। किसको? हमारे अनुमस्तिष्क को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, यह पूरे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, जिसे हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा शरीर का हमारा जो पीछे का भाग होता है वही होता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो उसका 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक तो आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होता है। आवश्यक अनावश्यक से यह तात्पर्य है कि क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, फिर भी वो मस्तिष्क करता रहता है। ठीक, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, जिसे आप बाकायदे लिख लीजिएगा। यह मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है, जो ये उठा हुआ देखता है। क्यों? ये पीछे स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी से यही जुड़ा रहता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो इसका एक आवश्यक पार्ट, अनावश्यक पार्ट। आवश्यक में यह है जैसे हमारी बॉडी के लिए शोषण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रक्त परिसंचरण, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और यहाँ पर जैसे लिखा है अनैच्छिक क्रियाओं का अध्ययन। अनैच्छिक मतलब जिसमें हमारी इच्छाएं केंद्रित ना हो। क्या आप श्वसन को रोक सकते हो? क्या आप रक्त परिसंचरण को रोक सकते हो? क्या आप पाचन क्रिया को रोक सकते हो? वो तो होना ही है। आप कुछ खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पेट को दबा के बैठ जाएंगे फिर आप ऐसी कोई क्रिया करेंगे कि आपके बॉडी में पाचन नहीं होगा। तो ये आवश्यक है, ये आपको करना है। आप उत्सर्जन
करेंगे ही। आप उत्सर्जन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी कमियां, मतलब बहुत सारी बीमारियों का निर्माण हो सकता है। उसके बाद आते हैं अनावश्यक पे। अनावश्यक से तात्पर्य यह है कि जिसे हम नहीं करना चाहते फिर भी उसे करना पड़ता है। जैसे समझते हैं उल्टी करना, उल्टी करना, उल्टी हो ही जाती है, आप कैसे भी कर लो उल्टी करना ही है। खर्राटे लेना, कोई सो रहा है व्यक्ति, आप उसे मना करते हैं ऐसा है आप खर्राटे मत लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर खर्राटे लेना, क्योंकि सो जाता है आदमी, उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता, इसी को बोला जाता है अनिच्छिक क्रिया, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। उसके बाद है पलक का झपकना। पलक देखते हैं ऐसे ऐसे पलक आप ऐसे करिए, आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट तक पलक को ऐसे बिना झपकाए रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पलक अपने कंट्रोल से नहीं झपका सकते, और वो ऑटोमेटिक होता ही रहता है, उसे अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है। उसी तरीके से जमाई लेना, देखते हैं आप कभी नींद के पहले, नींद के आने के बाद, नींद आने के पहले लोग जमाई लेते हैं जो लंबी लंबी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, यानी वो अनिच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है हमारा। उसके बाद है जमाई लेना, झपकी आना, डकार लेना, सर्दी जुकाम। आपको जैसे झपकी लेना, आपको झपकी लेना ऐसे ऐसे आप करते रहते हैं, उस पर कंट्रोल रहता है? नहीं रहता। अगर लोगों को उस पर कंट्रोल हो, लोगों को उस पर क्रियाएं स्वतंत्र हो तो वो नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके आगे आएंगे हम डकार लेना। डकार लेने का मतलब जैसे कोई कुछ खाता पीता है, जैसे खाता है तो डकार लेता है खाने के बाद, उस पर किसी कंट्रोल होता है? नहीं होता ना। उसी के बाद है सर्दी जुकाम। अगर लोगों को पता हो कि सर्दी जुकाम होगा तो सर्दी जुकाम कैसे होगा? अगर पहले ही पता हो तो लोग मतलब दवा भी किस लिए? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि सर्दी जुकाम अनिच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब उसके आगे आए हम पोन्स पे। पोन्स क्या होता है? यह भी हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। यह क्या करता है? शरीर व मस्तिष्क के मध्य संवाद को बढ़ाता है। अर्थात हम ये समझेंगे कि शरीर व मस्तिष्क के मध्य संवाद को बढ़ाने से तात्पर्य हो जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो शरीर है, इसके बीच में जो बातचीत करता है। जैसे आप समझिए कोई व्यक्ति है, उसके बीच में कोई एक व्यक्ति आ जाता है जो मैसेज को ट्रांसफर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति हैं, बीच में हम हैं, हम ये बताते हैं कि ये आपको ये कह रहा, हम ये बताते हैं ये आपको ये कह रहा। यानी कि शरीर और मस्तिष्क के बीच में जो बातचीत का क्रियाकलाप होता है, जो उसकी क्रियाएं होती हैं, उसे संचालित कौन करता है? पोन्स करता है। उसके बाद हम आते हैं मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेरुरज्जु को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं और इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक है। इसकी लंबाई किसकी? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है और यह प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात विपरीत क्रिया का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया से तात्पर्य यह हो जाता है कि जैसे हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं तो हमारे पैर वगैरह में कभी कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभता है तो हम क्या करते हैं? अचानक से अपना पैर उठा लेते हैं। या फिर ऐसे समझे जैसे कोई है आपके हाथ में पिन चुभा है तो आप अचानक से हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स, तुरंत रिफ्लेक्शन, आप तुरंत कोई क्रिया हुई तुरंत आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है। जैसे कांटा चुभना, आपके हाथ में गर्म चाय का प्याला छूना, गर्म गिलास छूना, या फिर कोई ऐसी क्रिया जिसपे आपका नियंत्रण हो, तुरंत स्वतः हो जाए, वो सारी क्रियाएं किस पे आ जाती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, विपरीत क्रिया का। मतलब आपके कांटा चुभा और आपका पैर क्रिया किया, ये क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है। ठीक। इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में लिख लेना या फिर तुरंत आप लिखते चलिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए ताकि आपका जो जैसे मतलब मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके सारे डाउट को क्लियर करें। फिर भी कहीं अगर गलतियां रह जाती हैं तो आपको मेरा सपोर्ट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा करना है, सर यहाँ पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो हम अगले वीडियो में उन सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उतारिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र क्या होता है। स्वायत्त तंत्र के तंत्र में दो पार्ट हो जाते हैं। इसका एक अनुकंपी हो जाता है, एक परअनुकंपी हो जाता है। अनुकंपी में ये समझेंगे कि जैसे लार का आना और ब्लड प्रेशर का कम होना, और सेम इसी के अपोजिट इसका है, जो अनुकंपी होगा वो परअनुकंपी होगा। जैसे यहाँ पर होगा लार का आना, यहाँ पर होगा लार का ना आना। यहाँ पर होगा बीपी यानी ब्लड प्रेशर का हमारा कम होना, तो यहाँ पर होगा ब्लड प्रेशर का बढ़ना। यहाँ पर होगा हृदय धड़कन यानी कि जो हमारा हार्ट बीट होता है उसका कम होना, और परअनुकंपी क्या होगा? हृदय धड़कन का बढ़ना। जैसे यहाँ पर है मूत्राशय की पेशियों का संकुचन। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन मतलब होता है फैलना, शिथिलन मतलब सिकुड़ना, यानी संकुचन और शिथिलन मूत्राशय की मांसपेशियों का शिथिलन होना। मतलब सेम इसके अपोजिट ये हो जाता है। जैसे यहाँ पर आंखों की पुतली का सिकुड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आंखों की पुतली का बढ़ना, पुतली या परितारिका का बढ़ना।
का बढ़ना, यानी सेम ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। और जब मेन पार्ट इसका आता है हमारा न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका को हम ये जानते हैं कि जो बॉडी के सबसे मतलब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारी बॉडी की, या फिर पूरे ऑल ओवर जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन्स हो जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र होता है। और इसका काम होता है तंत्रिका कोशिका भी न्यूरॉन का तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, यानी जो नर्वस सिस्टम बनता है वो किससे बनता है, न्यूरॉन से बनता है। उसके बाद आता है सबसे लंबी कोशिका, इसको बता दिए। उसके बाद ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, डीएनए और राइबोसोम इत्यादि से मिलकर मतलब इसमें पाए जाते हैं ये न्यूरॉन्स। और जो इसका जो मेन पार्ट होता है, एक हो जाता है दुमिका, एक हो जाता है एक्सॉन। दुमिका में क्या होता है, या संदेश को ग्रहण करता है, मतलब एक्सेप्टर इसे बोला जाता है, जो एक्सेप्ट करता है किसी भी मैसेज को, वो क्या हो जाता है, दुमिका। और ये हो जाता है न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है, मस्तिष्क तक जानकारी, मतलब ये किसी भी संदेश से आप लोग मान लीजिए किसी को कुछ भी कहना है तो जो न्यूरॉन्स में आप न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरी शरीर में न्यूरॉन्स बताए कम से कम 80 से 90,000 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इतने सारे न्यूरॉन्स वो तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं, बॉडी में भी पाए जाते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी संदेशा किसी को पहुंचाना तो न्यूरॉन्स के माध्यम से चला जाएगा। जब आप कभी यूट्यूब वगैरह 3D देखेंगे इसका समझ में आ जाएगा। मतलब इसका क्या काम होता है, मैसेज को एक्सेप्ट करना, और इसका काम होता है मैसेज को डाइवर्ट करना। अर्थात ये में समझ सकते हैं कि कहीं से भी मैसेज को एक्सेप्ट करने का काम दुमिका का हो जाता है और उस मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम एक्सॉन का हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। अनुकंपी क्रिया में हो जाता है लार का आना, रक्तदाब का कम होना, हृदय धड़कन का कम होना, मूत्राशय की पेशियों का संकुचन होना। उसके बाद आंखों की पुतली या फिर परितारिका का बढ़ना, यानी आंखें फैलती और सिकुड़ती हैं तो वो मस्तिष्क के कारण होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही बताता है हमें करना क्या है क्या नहीं करना। उसके बाद इसमें है परअनुकंपी में रक्तदाब का बढ़ना, हृदय धड़कन का बढ़ना, यानी जो हमारा हार्ट बीट होता है कम और ज्यादा वो भी मस्तिष्क से ही होता है। उसके बाद है मूत्राशय की मांसपेशियों का शीतलन होना। उसके बाद आंखों की पुतली का सिकुड़ना। ये मेन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी मतलब नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स में मदद कौन करता है, तो हम क्या जानते हैं तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके माध्यम से होता है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। यह सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसके बाद इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, डीएनए, राइबोसोम इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। इसका काम होता है मैसेज को एक्सेप्ट करना, इसका काम होता है डाइवर्ट करना। तो ये समझ में आ गया होगा। और मस्तिष्क हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हर एक चीजें। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको एक नए चैप्टर एक नई हेडिंग के साथ बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।